हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सेंटर पर। मैं हूं मोहम्मद हुसैन अंसारी। ये आरटीक्यू का दूसरा लेक्चर है। यदि आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको हम बताना चाहेंगे कि आरटीक्यू का मतलब है रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस। इस कोर्स में हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के 10 सालों के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस का सलूशन बताएंगे, जिसके द्वारा आपका आसानी के साथ रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, इस समय जो सब्जेक्ट चल रहा है आरटीक्यू में वो चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो कि सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। प्रीवियस लेक्चर में हम आपको 16 क्वेश्चंस बता चुके थे, 1 से लेकर के 16 क्वेश्चंस हम बता चुके थे, यानी कि 2011 में आए हुए सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपका लेक्चर 1 में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 17 होगा, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी टिल द इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का मतलब हम हिंदी में बता देते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई इलास्टिक मटेरियल है। देखिए, मान लेते हैं ये कोई इलास्टिक मटेरियल है। आपको क्वेश्चन समझा देते हैं, क्वेश्चन समझ में आएगा तुरंत आप इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, ये हमारा Fe 250 मतलब इलास्टिक मटेरियल है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, इस पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है ना। फोर्स लगा करके इसमें डिफॉर्मेशन पैदा कर रहे हैं। मान लेते हैं इसमें डिफॉर्मेशन जो है वो डेल्टा तक हो जाता है। जब इसको खींचने लगेंगे तो इसकी मोटाई कम होने लगेगी, लेंथ इसका बढ़ जाएगा, यानी डिफॉर्म होकर के मान लेते हैं ये कुछ इस तरीके से हो गया ये। ठीक है, ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला यहां से डिस्प्लेस होकर के यहां तक चला गया है। कौन सा फोर्स? एक पी लगाए हुए हैं। ठीक है, जब कोई फोर्स लगा करके किसी भी पॉइंट को हम क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते हैं, तो उसमें हमारी कुछ एनर्जी खर्च होती है, उसी को बोलते हैं वर्क डन। जितना आप इसको डिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, उसमें जो आप काम करेंगे उस कार्य के बराबर इस मटेरियल के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, अगर ये आप लोडिंग, ठीक है, अगर आप लोडिंग इलास्टिक लिमिट तक लगाते हैं तो इसी स्ट्रेन एनर्जी को बोला जाता है रेजिलियंस। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है जब इलास्टिक लिमिट तक किसी इलास्टिक मटेरियल को हम डिफॉर्म करते हैं तो उसमें एनर्जी के रूप में कुछ ऊर्जा एकत्रित हो जाती है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेजिलियंस। ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसके कारण मटेरियल को खींच करके तार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी नहीं है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अगर किसी मटेरियल के अंदर आप क्या करेंगे, उसके शेप और साइज को चेंज करने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, तो मटेरियल अपने शेप और साइज का चेंज होने का विरोध करेगा। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी। जितना ज्यादा मटेरियल इलास्टिक होगा उतना ही ज्यादा वो अपने शेप और साइज का चेंज होने का विरोध करेगा। ठीक है, जैसे मान लें हीरा। हीरा जो है बहुत ही ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है, लगभग वो क्या करता है, उसके शेप और साइज में चेंज नहीं कर पाएंगे, लगातार लोड लगाते लगाते जाएंगे और अचानक में वो बिखर जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, अगला देखिए ऑप्शन नंबर डी कह रहा है मैलेबिलिटी। ये भी पदार्थ का एक ऐसा गुण है जिसके कारण हम पीट पीट करके क्या कर सकते हैं, पदार्थ को शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पदार्थ की प्रॉपर्टी है। एनर्जी की इधर बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, तो रेजिलियंस जो है स्ट्रेन एनर्जी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, मतलब आज के लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये 2012 में सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज लीस्ट इलास्टिक। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, हिंदी बता रहे हैं कि नीचे जो दिए गए हैं 4 पदार्थ, ठीक है, उनमें से कौन है जो सबसे कम इलास्टिक है। ठीक है, इलास्टिक का मतलब अभी जस्ट बताए हैं इलास्टिसिटी का, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण ये अपने शेप और साइज का चेंज होने का विरोध करता है। ठीक है, जितना ज्यादा ये विरोध करेगा उतना ही ज्यादा ये इलास्टिक होगा। ठीक है ना। अगर इन पदार्थों के बीच में कंपेयर किया जाए तो ये लोग देख रहे हैं आप मेटल है, सिल्वर भी मेटल होता है, आयरन भी मेटल होता है, कॉपर भी मेटल होता है, रबर जो है वो प्लास्टिक मटेरियल है। ठीक है ना। प्लास्टिक मटेरियल का डिफिनेशन ये होता है कि अगर कोई पदार्थ है उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट स्ट्रेस लगा रहे हैं। मान लीजिए उस पर फोर्स लगा करके हम खींच रहे हैं तो
फोर्स का मान आप नहीं बढ़ाएंगे फिर भी उसके लंबाई में लगातार इंक्रीमेंट होने लगता है, ऐसे ही पदार्थ को बोलते हैं प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, अगर इलास्टिक मटेरियल होगा तो अपने शेप और साइज का चेंज होने का विरोध करेगा। आप देखे होंगे जो लड़कियां बालों में और रबर लगाती हैं जिनसे बाल बांधती हैं, उसमें क्या होता है, कुछ इस तरीके का होता है। अगर उसमें हाथ डाल के हम लोग ऐसे क्या करें, हल्का सा फोर्स लगाएंगे तुरंत तो फैल जाता है, अपने शेप और साइज का चेंज होने का वो विरोध नहीं करता। लेकिन अगर कॉपर की बात करें, कॉपर का तार ले लीजिए, ऐसे लपेट ले लीजिए हाथ में और फिर उसको फैलाएंगे तो फैलेगा नहीं जितना रबर फैलेगा। ये अपने शेप और साइज का चेंज होने का विरोध इन सब में सबसे कम करेगा, तो इसीलिए ये सबसे कम इलास्टिक मटेरियल है, यानी कि ये तो प्लास्टिक मटेरियल ही है। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है शियर स्ट्रेस एट वाई डिस्टेंस एबव न्यूट्रल एक्सिस Na on a prismatic beam due to shear force V इज गिवन बाई। ठीक है ना, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई बीम का एक सेक्शन दिया गया है, आर्बिट्ररी दिया गया है। ठीक है, अभी हम रेक्टेंगल मान लेंगे। ठीक है ना, मान लेते हैं इसका न्यूट्रल एक्सेस ये है, फिगर में आपके दिया हुआ है, ये न्यूट्रल एक्सेस है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सेस से वाई डिस्टेंस पर, इस जगह पर वाई डिस्टेंस पर क्या है, शियर स्ट्रेस का फार्मूला पूछा जा रहा है। ठीक है, कि कितना शियर स्ट्रेस डेवलप होगा जब इस बीम में एक शियर फोर्स V लग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद ये शेडेड एरिया कर दिया है, इस एरिया को ये सेट कर दिया है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि मान लिया कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है यहाँ है और इसकी न्यूट्रल एक्सिस से दूरी इसकी हमारी y बार है, कुछ इस तरीके से दिया है, और शेडेड एरिया का क्षेत्रफल हमारा a है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस शियर फोर्स के कारण इस जगह पर जो है कितना शियर स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं VAY बार अपान IB। I है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सेक्शन, बीम का सेक्शन जो भी दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपको B दिख रहा है, ये दिख रहा है न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर जो सेक्शन की चौड़ाई दी गई है उसका वैल्यू। ठीक है, जो B है यहाँ पर शियर फोर्स, A है शेडेड एरिया का क्षेत्रफल, y बार है डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ शेडेड एरिया। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर A इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इस सेक्शन की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन ले लेता हूं, आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन ले रहे हैं, थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जाए, इसीलिए इस सेक्शन को हम यहाँ पर अभी बदल दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक रेक्टेंगुलर सेक्शन ले रहे हैं हम लोग, बीम का जो सेक्शन है मान लेते हैं वो रेक्टेंगुलर है। ठीक है ना, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है, सेक्शन की चौड़ाई, और ये सेक्शन की हमारी गहराई है। अगर देखें इस सेक्शन का, अगर सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखें तो आप देखेंगे कुछ इस जगह पर होगा, इधर से d/2 पर, ठीक है, इधर से d/2 पर होगा, ऊपर से भी d/2 पर होगा। तो अगर कोई इलास्टिक मटेरियल है तो जहां पर इसकी सेंट्रॉइड होता है वहीं से इसका न्यूट्रल एक्सिस गुजरता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, देखिए बना दे रहे हैं हम लोग इसका न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, ये दूरी आपकी हो जाएगी हमारी d/2, पूरा d है, आधा कर देंगे तो d/2। ठीक है, हमें पता करना है कि न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर, न्यूट्रल एक्सिस से y Q का मान आपको बताना है। ठीक है ना, मान लेते हैं ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये शेडेड एरिया, देखिए आपको ये शेडेड एरिया दिख रहा है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम लोग मान ले रहे हैं A है, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए ये चौड़ाई हो जाएगी और ये गहराई इसकी हो जाएगी। ठीक है ना, चौड़ाई और गहराई का गुणा करेंगे तो तुरंत आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक d/2 है। ठीक है, उसमें से अगर y निकाल दें तो ये दूरी आपका पता चल जाएगा, मतलब d/2 माइनस y कर दिया जाए तो तुरंत ये चौड़ाई आपको दिख जाएगी, मतलब गहराई। ठीक है, b इंटू ये वाला गुणा करेंगे तुरंत एरिया आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा b d/2 माइनस y, ये तो एरिया हो गया। ठीक है, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसके बीच में होगी, देखिए रेक्टेंगुलर दिख रहा है बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही बोलते हैं हम लोग y बार। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं y बार, इसको भी निकाला जा सकता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक y है। ठीक है ना, इस दूरी को अगर निकालना तो तुरंत y में अगर इतना दूरी अगर आप जोड़ देते हैं तो तुरंत ये y बार की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब y बार बराबर हो जाएगा हमारा ये y प्लस
देखिए y प्लस ये कर दिए, बस इतना करना है। ये कितना होगा, ये दूरी, ये देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम बीचों बीच होगा, इसके आधे पर ही होगा, मतलब इतना दूरी हो जाएगा 1/2 d/2 माइनस y। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2, इसी का आधा कर दे रहे हैं, देखिए d/2 माइनस y। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, y बार बराबर, इसको तोड़ लेते हैं, अंदर इसको कर देते हैं, देखिए y प्लस इसको अंदर कर रहे हैं d/4 माइनस 1/2y। ठीक है, एक y में से आधा y घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका d/4 प्लस y/2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो y बार को लिख सकते हैं 1/2 d/2, देखिए 2 को कॉमन कर ले रहे हैं, प्लस y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा y बार। तो y बार का मान हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, 1/2 d/2 प्लस y करके, ये हो गया हमारा y बार। ठीक है, सेक्शन जो है रेक्टेंगुलर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा हमारा I बराबर BD³/12। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो B की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक, जो चौड़ाई यहाँ से यहाँ, इसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो शियर फोर्स एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस Q बराबर होता है शियर फोर्स एरिया, शेडेड एरिया y बार अपान IB कर सकते हैं। ठीक है, तो शियर फोर्स को लिख लेते हैं। शियर फोर्स क्वेश्चन में दिया होगा, एरिया हमारा हो जाएगा, देखिए B इंटू d/2 माइनस y ब्रैकेट में, देखिए उसके बाद A हो गया, y बार को लिखेंगे, देखिए 1/2 d/2 प्लस y। तो ये लिख लेंगे 1/2 d/2 प्लस y। उसके बाद देखिए क्या है, I लिखेंगे नीचे, I बराबर है BD³/12, ये लिख लेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर B। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें कट जाएंगी, इस B से ये वाला B काट लेते हैं। ठीक है, इस 2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 12 को काट ले रहे हैं, 6 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 ऊपर चला जाएगा, देखिए क्या आएगा, Q बराबर 6 ऊपर चला गया 6V। और उसके बाद देखिए यहाँ पर d/2 माइनस y, और इस ब्रैकेट में लिखा है d/2 प्लस y, ये लिखा है a माइनस b, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है a प्लस b लिखा है, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह है d/2 और b की जगह हमारा है y। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस चीज को देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो गया 6b अपान BD³ और लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब d²/4 माइनस y स्क्वायर। ठीक है, देख रहे हैं जो शियर स्ट्रेस है शियर फोर्स के कारण वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y स्क्वायर के, लेकिन यहाँ पर माइनस है। ठीक है ना, माइनस दिया हुआ तो यहाँ से दिख रहा है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, तो इसका जो वेरिएशन होगा शियर स्ट्रेस का वो पैराबोलिक होगा। ठीक है ना, इसके कारण आपको पैराबोलिक दिखेगा। ठीक, तो ये पैराबोलिक हमें पता चल गया। अब क्या है, देखिए ये तो Q का मान हमारा पता चला है न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर। ठीक है, अगर आपको पता करना है टॉप फाइबर पर, अगर टॉप फाइबर पर पता करना है तो ये सेक्शन आपको लाना पड़ेगा यहाँ। जब ये सेक्शन यहाँ पर पहुंचेगा तो y बराबर हो जाएगा हमारा d/2। तो जैसे यहाँ पर d/2 रखेंगे वैसे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 0। ठीक है, एट टॉप फाइबर, टॉप फाइबर कहें अथवा बॉटम पे, यहाँ पर बात करें बात यही एक ही होगी, y बराबर हमारा रखना पड़ेगा ऊपर d/2। जैसे यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगा Q बराबर 0, तो इसको हम लोग कह देंगे मिनिमम। तो अगर मिनिमम आपका टॉप फाइबर पर डेवलप हो रहा है यहाँ पर अथवा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना, इन दोनों जगह पर डेवलप हो रहा है, मैक्सिमम कहाँ डेवलप होगा, मैक्सिमम वही डेवलप होगा जहाँ पर y का मान जो होगा मिनिमम होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू आप यहाँ रखेंगे 0 के अलावा कुछ भी, तो तुरंत इसमें से कुछ ना कुछ घटेगा और इसकी वैल्यू आपकी कम आएगी। तो ठीक है, अगर y बराबर 0 करते हैं, अगर y का मान 0 तभी होगा जब ये एक्सिस जो आप लिए हैं जहां पर निकाल रहे हैं ये वाली पॉइंट यहां पर आ जाए, तो y बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि अगर न्यूट्रल एक्सिस पर आप निकालते हैं शियर स्ट्रेस ड्यू टू शियर फोर्स, तो वहीं पर आपको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं एट y बराबर 0, मतलब न्यूट्रल एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो Q होगा वो होगा मैक्सिमम। हम लोग क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे, जैसे यहाँ रखेंगे 0 तो ये हो जाएगा 6b अपान BD³ इंटू d²/4। तो ये हो गया हमारा 6b
डी स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई बी डी क्यूब। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखिए 2d ऊपर है, डी स्क्वायर ऊपर है, नीचे डी क्यूब है, तो डी स्क्वायर को 2d यहाँ से काट देंगे तो आपका मिल जाएगा यहाँ से, देखिए, और 4 से 6 को काट रहे हैं तो 3/2 हो जाएगा। क्यू मैक्स बराबर हमारा हो जाएगा 3/2 शियर फोर्स अपान बी डी। जो b इंटू डी है वो एरिया है और जो v है शियर फोर्स, v अपान बी डी हो जाएगा हमारा एवरेज शियर स्ट्रेस। तो ये हो जाएगा क्यू मैक्स बराबर 1.5 क्यू एवरेज शियर स्ट्रेस। एवरेज शियर स्ट्रेस जो होता है वो होता है शियर फोर्स अपान एरिया। ठीक है ना, तो अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो जनरेट होगा वो न्यूट्रल एक्सिस पर होगा, टॉप फाइबर पर मिनिमम होगा। ठीक है, जो मैक्सिमम होगा 1.5 होगा क्यू एवरेज के। ठीक है, अगर इसका स्ट्रेस डायग्राम बनाएं, अगर शियर स्ट्रेस डायग्राम बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, आप पीछे करके लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, टॉप फाइबर पर Q का मान 0 है, मतलब शियर स्ट्रेस का मान 0, यहाँ 0 है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये पैराबोलिकली बढ़ते बढ़ते न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम हो जा रहा है। इस जगह पर मैक्सिमम हो जाएगा, यहाँ पर मिनिमम होगा। और इन तीनों बिंदुओं को आप पैराबोला से मिलाएंगे क्योंकि इसके इक्वेशन में y स्क्वायर आ रहा था। ठीक है, तो इसका वेरिएशन जो होगा वो पैराबोलिकली होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे आपको मैक्सिमम दिखेगा, क्यू मैक्स बराबर 3/2 क्यू एवरेज। ठीक है ना, देखिए सर्कुलर सेक्शन का भी बना देते हैं। सर्कुलर सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस कुछ यहाँ पर होगा, जो इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम होगा ये भी पैराबोलिक होगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, वो होगा हमारा 4/3 क्यू एवरेज के। क्यू एवरेज का मतलब है शियर फोर्स अपान एरिया, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात हो गई हमारे सर्कुलर सेक्शन की। अब बात करते हैं हम लोग ट्रायंगुलर सेक्शन की। ठीक है, एक ट्रायंगुलर सेक्शन है। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो हमारा h है। ठीक है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है मोटे वाले की तरफ से h/3 डिस्टेंस पर होती है। तो ये हो गया इसका न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, यहाँ से ये दूरी है h/3। ठीक, ये हो गया हमारा। चलिए इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शियर स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं ड्यू टू शियर फोर्स। ठीक, तो इसका जो शियर स्ट्रेस डायग्राम होता है कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए इस तरीके से। ठीक है, ट्रायंगुलर सेक्शन में न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस नहीं जनरेट होता है शियर फोर्स के कारण। ठीक है, ये जनरेट होता है ऊपर से h/2 डिस्टेंस पर, मतलब कि बीचों बीच डेवलप होगा। यहाँ पर ये होगा हमारा क्यू मैक्स और इसकी वैल्यू होती है 1.5 क्यू एवरेज, मतलब एवरेज शियर स्ट्रेस, शियर फोर्स अपान एरिया। क्यू एवरेज का मतलब है शियर फोर्स अपान एरिया। ठीक है, शियर फोर्स क्वेश्चन में दिया होगा और इसका एरिया 1/2 b इंटू एच हो जाएगा, अगर इसके बेस की चौड़ाई हमारी b है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ट्रायंगुलर सेक्शन। अब बात कर लेते हैं आई सेक्शन की। ठीक है, आई सेक्शन की बात करेंगे तो ये सिमेट्रिकल आई सेक्शन की बात हो रही है। देखिए आई सेक्शन बना दे रहे हैं हम इस तरीके से। इसके लिए बना देते हैं शियर स्ट्रेस डायग्राम। ये आपका सिमेट्रिकल आई सेक्शन है, जैसे उधर है वैसे नीचे है। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो बीचों बीच होगी, यहीं से इसका न्यूट्रल एक्सिस गुजरेगा। ठीक है ना, अब क्या है, इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम बना दे रहे हैं, आप देख लीजिए कैसा बनेगा। ठीक है, देखिए टॉप फाइबर पर इसकी भी वैल्यू 0 रहेगी और यहाँ भी 0 रहेगी। पैराबोलिकली बढ़ते बढ़ते न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये जनरेट करता है। तो इसका जो इस शियर स्ट्रेस डायग्राम बनता है कुछ इस तरीके से बनता है, देखिए बना देते हैं कुछ इस तरीके से। और यहीं पर ये क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, मतलब इसके सेंट्रॉइड पर, आई सेक्शन के सेंट्रॉइड पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होता है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। फॉर ए गिवन शियर फोर्स अक्रॉस सिमेट्रिकल आई सेक्शन द इंटेंसिटी ऑफ शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट दी। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है, हिंदी पढ़ दे रहे हैं, किसी सममित आई परिच्छेद के पार कामा एक दिए हुए अपरूपण बल के लिए अपरूपण प्रतिबल की अधिकतम तीव्रता
कहाँ पर होती है। ठीक है, अभी जस्ट बताए हैं कि जो सिमेट्रिकल आई सेक्शन होगा उसके सेंट्रॉइड पर ही मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका किस देखिए द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम ऑफ लेंथ एल हैविंग बोथ एंड फिक्स इज गिवन बाय। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कॉलम है जिसके दोनों किनारे हमारे फिक्स हैं। लेक्चर 1 में हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बता दिए हैं। ठीक है, इसकी जो अनसपोर्टेड लेंथ है वो एल है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका इफेक्टिव लेंथ कितना होगा। तो इफेक्टिव लेंथ इसका हम बता चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, एल ई बराबर एल बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है फॉर ए गिवन स्ट्रेस कामा द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए बीम ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन व्हेन प्लेस्ड विद इट्स टू साइड हॉरिजॉन्टल to the moment of resistance with its one of the diagonal horizontal is given by। ठीक है, हिंदी में पढ़ देते हैं। किसी प्रदत्त प्रतिबल के लिए वर्गाकार अनुप्रस्थ परिच्छेद के दंड के दोनों पार्श्व कामा क्षैतिज रखने पर जो प्रतिरोध आघूर्ण होता है और जब उस दंड का विकर्ण क्षैतिज रखने पर जो प्रतिरोध आघूर्ण होता है उन दोनों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है 1/√2, ऑप्शन बी कह रहा है √2, ऑप्शन सी हमारा 1/2 और ऑप्शन डी कह रहा है 1। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बीम सेक्शन है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो स्क्वायर है। ठीक है ना, उसको दो ओरिएंटेशन में रखा जा रहा है। एक बार क्या है, उसके दोनों लैटरल साइड जो हैं उनके लॉन्ग रखा जा रहा है, एक बार उसके डायगोनल में रखा जा रहा है। तब पूछा जा रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो पहले में होगा दूसरे के साथ कितने का अनुपात बनाएगा। ठीक है ना, जब फिगर बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है एक बीम का जो सेक्शन है वो वर्गाकार है। देखिए वर्गाकार बना दिए हम लोग। वर्गाकार का मतलब ये होता है कि जितना ये होगा उतना ये होगा, ये होगा, ये होगा, चारों साइड जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि ये जो साइड होगा ये होगा हमारा ए और ये भी हमारा होगा ए। ठीक है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए इसको डॉटेड लाइन से इसके विकर्ण को मिला दे रहे हैं, इसी को डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये साइड ए है, ये साइड ये है। आप पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं कि कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये भी आपका ए ही है, तो ये दूरी जो हो जाएगी ये होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट करके, तो ये हो जाएगा हमारा ए अंडर रूट 2। तो ये दूरी आप देखेंगे a√2 हो जाएगा, यानी डायगोनल की जो लंबाई होगी वो होगी हमारी a√2। ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन में इस तरीके का सेक्शन रख दे रहा है और एक बार कह रहा है इसी को घुमा करके इस डायगोनल को हॉरिजॉन्टल कर दीजिए कुछ इस तरीके से। देखिए फिगर हम बना दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से रख दे रहा है। ठीक है, तो ये दूरी पता है a√2, यानी कि ये दूरी भी आपको पता है। ऐसे भी कर देते तब भी, ठीक है ना, तो ऐसे कर देंगे तो ये दूरी भी आपको पता है। ये टोटल दूरी जो आपको मिली हुई है ये है a√2, यानी अगर आधी दूरी की बात करें यहाँ से यहाँ की बात करें तो ये हो जाएगा इसका आधा। जैसे a√2/2 करेंगे, परिमेकरण करेंगे तो ये कट करके ऐसे हो जाता है a/√2, तो ये दूरी हो जाएगी a√2 करके। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका जो न्यूट्रल एक्सेस होगा बिल्कुल बीच में होगा, बिल्कुल बीच में होगा। यहाँ से इसकी हाइट जो होगी वो a/2 हो जाएगी। अब देखें यहाँ से यहाँ तक a है, ठीक है, तो ये दूरी हमारी हो जाएगी a/2। ठीक है, अब बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेंडिंग इक्वेशन का यूज करेंगे। m/i बराबर सिग्मा/y होता है, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और इस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का अनुपात कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो शियर स्ट्रेस है और आई इन सेक्शन के लिए जो है कांस्टेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो इनको मान लेते हैं 1 है और इनको भी मान लेते हैं हम लोग 1 है। ठीक है ना, 1 है, इसको क्या कर रहे हैं इधर गुणा कर दे रहे हैं, तो हो जा रहा है m × y बराबर 1, यानी ये कांस्टेंट हो गया। m1 y1 बराबर m2 y2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए डायरेक्ट m निकाल लेते हैं। m1 कह दे रहा है पहले केस में m1 बराबर हो गया 1/y1। y1 का मतलब न्यूट्रल एक्सेस से
टॉप फाइबर तक की दूरी, ठीक है। और यहाँ पर भी टॉप फाइबर तक की दूरी अब देखेंगे, इसको हम कह दे रहे हैं y2 जो है a/√2 के बराबर है और यहाँ y1 a/2 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ रख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ रख दे रहे हैं 1/y1 का मान है a/2, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे ही कर रहे हैं, m2 बराबर देखिए 1/y2, y2 का मान हमारा है, देखिए y2 पहले लिख लेते हैं बाद में रखेंगे a/√2, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है m1/am2 बताइए, ठीक है। तो m1 का मान करेंगे तो 1/y1 हो जाएगा, देखिए 1/y1/1/y2 मतलब y2/y1 कर सकते हैं। तो y2 का मान है, देखिए हमारा y2 का मान है a/√2, तो लिख सकते हैं a/√2 डिवाइडेड बाय, देखिए y1 का मान है a/2 हो गया, ठीक है। a से a कट गया, 2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया m1/m2 बराबर 2/√2 पर में करण कर दीजिए, नीचे ऊपर क्या करें आप √2 का गुणा कर दें, नीचे ऊपर √2 का गुणा करेंगे पर में करण हो जाएगा, √2 गुणे √2 ये हो जाएगा हमारा 2, तो ऊपर हो गया 2√2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, आ गया √2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है ए बार कामा L मीटर लॉन्ग एंड हैविंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A कामा इज सब्जेक्टेड टू ग्रेजुअली अप्लाइड टेंसाइल लोड W फुल स्टॉप, द स्ट्रेन एनर्जी इन द बार इज गिवन बाय, हिंदी पढ़ रहे हैं, देखिए L मीटर लंबी एक छड़ पर कामा जिसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A है कामा क्रमानुसार तनन भार W रखा गया है फुल स्टॉप, तदनुसार छड़ में संचित विकृत ऊर्जा कितनी होगी। ऑप्शन ए कह रहा है W²L/A, ऑप्शन बी कह रहा है W²L/2AE, ऑप्शन सी कह रहा है WL/2AE और ऑप्शन डी कह रहा है WL/AE, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक बार है, ठीक है ना, एक बार है, देखिए एक बार बना रहे हैं, इसकी लंबाई हमारी क्या है L है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब इधर से आप देखेंगे तब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको बना देते हैं, साइड से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये इसका एरिया है, एरिया इसका A है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है। उसके बाद क्या है, कह रहा है इस पर एक एक्सियल लोड लगा रहे हैं W, ठीक है। जब इसमें W लोड लगा करके आप खींचेंगे तो इसके लंबाई में एलोंगेशन होगा, ठीक है। जो एलोंगेशन होगा, जब तेजी से खींचेंगे तो इसकी लंबाई में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो जाएगी, देखिए थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा। इधर मान लेते हैं, इधर जो हुआ है वो Δ/2 हुआ है और इधर जो हुआ है वो Δ/2 हुआ है, मतलब दोनों जोड़ दें तो टोटल डिफॉर्मेशन डेल्टा हुआ है, ठीक है। तो जो डेल्टा होगा वो होगा हमारा PL/AE, P के जगह हमारा क्या है W, ठीक है। अब पूछ रहा है स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा, तो स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है हमारा वर्क डन के बराबर, तो वर्क डन होगा 1/2 P इंटू डेल्टा, P की जगह W दिया हुआ है, W डेल्टा के जगह WL/A, ठीक है। यहाँ देखिए W और W का गुणा करेंगे तो हो जाएगा W², तो ये हो जाएगा हमारा W², L तो है ये, L लिख लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे 2 है तो 2 लिखेंगे A इंटू E, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा W²L डिवाइडेड बाई 2AE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है द प्रीडोमिनेंट इफेक्ट ऑफ एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑन ए हेलिकल स्प्रिंग एज, ठीक है। हिंदी है, एक कुंडलिनी कमानी पर अक्षीय तनन बल का प्रबल प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर हेलिकल स्प्रिंग की बात करें तो स्प्रिंग जो है 2 प्रकार का होगा, एक होता है हमारा हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग और एक होता है टेंशन स्प्रिंग, ठीक है। टेंशन स्प्रिंग आप देखे होंगे, जो बाइक होती है उसमें जो साइड स्टैंड होता है उसमें लगा हुआ जो स्प्रिंग होता है उसको बोलते हैं टेंशन स्प्रिंग, मतलब कि टेंसाइल लोड को ट्रांसफर करने के लिए हम लोग उसी का यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें कंप्रेशन स्प्रिंग की, तो कंप्रेशन स्प्रिंग में जो कॉइल घुमा रहता है, जो लिंक्स बने रहते हैं उनके बीच में कुछ गैप रहता है जिसको प्ले बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे आप टिकटॉक पेन देखे होंगे, जैसे उसमें दबाएंगे तो उसके लिंक के बीच में गैप रहता है, तुरंत वो ऐसे
दब जाएगा, ठीक है। यानी कि कंप्रेशन लोड को संभालने के लिए उसी स्प्रिंग का यूज किया जाता है। आपके बाइक में सॉकर में वही यूज किया जाता है, अथवा रेलवे स्टेशन पर जाएंगे जो ट्रेन के डिब्बे रहते हैं उसमें जो स्प्रिंग लगी रहती है उसमें आप देखेंगे उसे बोलते हैं कंप्रेशन स्प्रिंग, ठीक है ना। स्प्रिंग जब बनाया जाता है तो एक तार होता है कुछ इस तरीके से, बिल्कुल सर्कुलर ही रहेगा, लंबाई बहुत बड़ी रहेगी, उसी को क्या किया जाएगा, ऐसे लपेट दिया जाएगा। जैसे सांप किसी पेड़ को लपेटता है उस तरीके से लपेट दिया जाता है, ठीक है। जब उस तरीके से बनेंगे तो बन जाएगा हमारा स्प्रिंग, ठीक है ना। स्प्रिंग को हम यहाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो क्रॉस सेक्शन बना रहे हैं ये बना रहे हैं हम लोग रॉड का, जानबूझकर कैसे बना रहे हैं कि रॉड का ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखिए, देखिए कुछ इस तरीके से जानबूझकर कैसे बनाए हैं, लेकिन अगर आप रियल में देखेंगे तो दूसरे जैसा स्प्रिंग होगा, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है फोटो में, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि इस पर एक एक्सियल लोडिंग लगाया जा रहा है। मान लेते हैं लोड जो है यहाँ लगाया जा रहा है, एक्सियल लोडिंग, स्प्रिंग ऐसे ऐसे होगा, बीच में ऐसे लोड लगाया जा रहा है, ठीक है। लोड लगा रहा है तब देखिए क्या होगा, ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है ये तार का डायामीटर आपको दिख रहा है, ये जो डायामीटर दिख रहा है ये तार का डायामीटर दिख रहा है। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक का डायामीटर देखें तो ये स्प्रिंग का डायामीटर होता है, ठीक है। तो ये मटेरियल का डायामीटर है जो तार का है, और ये डायामीटर आपका स्प्रिंग का है, ठीक है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक की दूरी, बीचों बीच लोड लगा रहे हैं तो ये दूरी आपकी हो जाएगी यहां पर d/2, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्प्रिंग का ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से दिख रहा है, इस तरीके से आपको दिख रहा है, देखिए। और लोड जो है यहां पर लग रहा है, लोड जो है कुछ इस जगह पर लग रहा है, यहां से यहां तक डिस्टेंस, जैसे लोड यहां लगेगा इस पर, इस पॉइंट पर क्या होगा, एक मोमेंट क्रिएट होगा। लेकिन वो जो मोमेंट होगा इसको रोटेट कराने की कोशिश करेगा, टॉर्सन पैदा करने की कोशिश करेगा, मतलब टॉर्क पैदा कर देगा। और ये जो स्प्रिंग का ये वाला सेक्शन आपको दिख रहा है, स्प्रिंग में ट्विस्टिंग पैदा हो जाती है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ट्विस्टिंग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, स्लोप एट द सपोर्ट्स ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैन L विद ए सेंट्रल पॉइंट लोड W इज गिवन बाय, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके बीचों बीच एक लोड लग रहा है W, ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसकी जो स्पैन की लंबाई है वो L है, ठीक है। इस लोड के कारण कह रहा है सपोर्ट पर कितना स्लोप डेवलप होगा, ठीक है। जैसे ये लोड यहाँ पर लगेगा तुरंत ये बीम में डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा WL3/48 EI, ठीक है। और यहाँ पर जो स्लोप होगा एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पर देखिए क्लॉकवाइज में, ठीक है। ये दोनों स्लोप जो होंगे A और B पर बराबर होंगे, थीटा A बराबर थीटा B, ठीक है। बस इनका जो डायरेक्शन हो अलग अलग होगा, वो होगा हमारा WL²/16 EI, ठीक है। आप इसको कंजुगेट बीम मेथड से निकाल भी सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा WL²/16 EI, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। If a circular shaft is subjected to a torque T and bending moment M, the ratio of maximum bending stress and maximum shear stress is given by, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है ना, एक सर्कुलर शाफ्ट है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इस पर क्या हो रहा है, एक टॉर्क भी लग रहा है और एक बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है। देखिए इस पर एक टॉर्क T लग रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट लग रहा है, और इस पर एक बेंडिंग मोमेंट भी लग रहा है, दोनों लग रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि बेंडिंग मोमेंट के कारण और टॉर्सन मोमेंट के कारण जो इस मटेरियल के अंदर स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उनका अनुपात क्या होगा, उनका रेशियो क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिग्मा मैक्स अपान टाउ मैक्स, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के कारण मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस ऊपर रखना है आपको, और टॉर्सनल मोमेंट के कारण जो शियर स्ट्रेस जनरेट होगा मैक्सिमम, उसकी वैल्यू आपको नीचे रखनी है। इन्हीं का अनुपात पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं हम लोग कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं बेंडिंग इक्वेशन M/I बराबर सिग्मा अपान Y मैक्स, ठीक है ना। Y मैक्स की बात करें क्योंकि मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। Y मैक्सिमम का मतलब ये है
कि देख रहे हैं आप ये सर्कुलर सेक्शन है, इसका न्यूट्रल एक्सेस आपका यहाँ है, यहाँ से इसके टॉप फाइबर की ऊंचाई वाई मैक्स इसी को बोलेंगे और ये हो जाएगा हमारा d/2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे सिग्मा मैक्स निकालेंगे और ये हो जाएगा हमारा सिग्मा मैक्स बराबर हो जाएगा m/i, y को इधर भेज रहे हैं इंटू वाई मैक्स। ठीक है, m है हमारा बेंडिंग मोमेंट तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे m, i होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सर्कुलर सेक्शन का होगा x एक्सिस के अबाउट ये होगा हमारा π/64 d की पावर 4 और y मैक्स है हमारा d/2। ठीक है, 2 से ये 64 को काटेंगे हो जाएगा 32, 1 d से 1 d कट जाएगा तो ये सिग्मा मैक्स बराबर हमारा हो जाएगा 32 m/πd³। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिग्मा मैक्स। अब आ रहे हैं हम लोग टाउ मैक्स पर। ठीक है, टाउ मैक्स को भी निकाल सकते हैं, इसका डायरेक्ट वैल्यू बता रहे हैं 16t/πd³ होता है। ठीक है, अनुपात निकालना है तो वैल्यू रख देते हैं, देखिए ये रखेंगे 32 m/πd³। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग टाउ का मान रख रहे हैं 16t/πd³। ठीक है, ये हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए कटने वाला क्या है ये πd³ और πd कट जाएगा। ठीक है, 16 दूना 32 कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2m/t। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस का जो आंसर हो गया वो होगा हमारा 2m/t। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 2 बीम कामा 1 ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड अदर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन हैव इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फुल स्टॉप इफ सब्जेक्टेड टू बेंडिंग देन ऑप्शन ए बोथ सेक्शन आर इक्वली इकोनॉमिकल, बोथ सेक्शन आर इक्वली स्टिफ, ऑप्शन सी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल, ऑप्शन डी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल। ठीक है ना, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 बीम के सेक्शन दिए गए हैं, एक बीम का क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर है और दूसरे का हमारा क्या है स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बराबर है, स्क्वायर का सर्कुलर के बराबर है। ठीक है, कह रहा है ये दोनों जो है बेंडिंग मोमेंट से सब्जेक्टेड है, इन पर जो है बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, तो बताइए इनमें से कौन ज्यादा इकोनॉमिकल होगा। ऑप्शन से जो दिख रहा है हमें वो इकोनॉमिकल की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी बीम का सेक्शन इकोनॉमिकल और मजबूत तब होता है जब उसका सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, अगर सेक्शन मॉडुलस की बात करें, सेक्शन मॉडुलस होता है Z बराबर I/Y। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय आप क्या कर रहे हैं न्यूट्रल एक्सेस से उसके टॉप फाइबर की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है सेक्शन को बराबर कर दिया गया है, तो Y को छोड़िए I के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, इन सेक्शन में जिसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसका सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होगा। ठीक है, जिस सेक्शन का भी सेक्शन मॉडुलस ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा मजबूत होता है प्लस वो उतना ही इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमेशा सर्कुलर वाले से ज्यादा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा कि स्क्वायर सेक्शन जो है वो सर्कुलर सेक्शन से ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि इसका सेक्शन मॉडुलस जो है वो सर्कुलर के सेक्शन मॉडुलस से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज ए पॉइंट वेयर ऑप्शन ए शियर फोर्स इज मैक्सिमम, ऑप्शन बी बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, सी कह रहा है शियर फोर्स चेंज इट्स साइन, बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात हो रही है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर की। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होता क्या है। ठीक है, एक बीम ले रहे हैं, देखिए सिंपली सपोर्टेड नहीं है, ये फिक्स्ड बीम है, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं फिक्स कर दे रहे हैं, इस पर लोडिंग है W किलोन्यूटन पर मीटर और इसकी लेंथ हमारी L है। ठीक है, इसका अगर BMD बनाया जाए तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं इसका, देखिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बनता है, आपको बना करके दिखा दे रहे हैं, देखिए इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा WL²/12 और यहाँ पर आएगा WL²/12। ठीक है, बीच में यहाँ पर जो पॉजिटिव होता है ये होता है WL²/24 ये होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव है। ठीक है, ये धीरे धीरे कम होते होते क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है, इधर माइनस है और इधर जा करके ये प्लस हो जा रहा है। तो जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है उसी पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अथवा पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन।
डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए ये सब पॉजिटिव है, पॉजिटिव जाते जाते यहाँ पर 0 हो गया, उसके बाद प्लस से क्या हो रहा है, ये माइनस में चला जा रहा है, तो इस पॉइंट को भी कह देंगे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। यानी कि अगर फिक्स बीम है, यूडीएल लोड लगा है, तो यहाँ पर 2 आपके पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बनेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जहां पर बेंडिंग मोमेंट जो है अपना साइन चेंज करेगा वहीं पर बनता है हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, ए रेक्टेंगुलर लॉग ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन वाटर विद लोड ऑफ 100 न्यूटन एट इट्स सेंटर, फुल स्टॉप, द मैक्सिमम शियर फोर्स इन द वुड लॉग इज। ठीक है, हिंदी पढ़ते हैं, लकड़ी का एक आयताकार लट्ठा अपने मध्य बिंदु पर 100 न्यूटन भार के साथ जल में तैर रहा है, फुल स्टॉप, तदनुसार उस लकड़ी के लट्ठे में अधिकतम अपरूपण बल कितना होगा। ऑप्शन ए कह रहा है 100 न्यूटन एट द सेंटर, ऑप्शन बी कह रहा है 0 शियर ऑल थ्रो, ऑप्शन सी कह रहा है 50 न्यूटन एट ईच एंड, ऑप्शन डी कह रहा है 50 न्यूटन एट दी सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लकड़ी का लट्ठा है, मतलब लॉग है कुछ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से लकड़ी का एक लॉग है जो रेक्टेंगुलर है, वो पानी में तैर रहा है। ठीक है, यानी कि जब पानी में तैर रहा होगा तो थोड़ा सा डूब गया होगा, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी में इसको थोड़ा सा डुबा देते हैं। देखिए ये पानी का लेवल है, हरा वाला जो है आपका पानी है। ठीक है, ये पानी है आपका। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन में इसके बीचों बीच जो है एक 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया गया, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना डेवलप होगा, उसके बाद ऑप्शन में पोजीशन भी दिया गया है। पोजीशन मतलब कह रहा है कि सेंटर में होगा कुछ न्यूटन, ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि नहीं एंड पर होगा, मतलब किनारों पर होगा, कुछ इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, जो लकड़ी का लट्ठा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ थोड़ा सा डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, पानी में इतना ये डूब गया है, जितना ये पानी डिस्प्लेस किया है उसी के बराबर पानी क्या करेगा, इस पर एक बाउंस फोर्स लगाएगा। ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी जो है हर जगह समान होगी। ठीक है, तो यहां पर उसकी इंटेंसिटी बना देते हैं। देखिए यहां पर उसकी हम लोग इंटेंसिटी बना दे रहे हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये लग रहा है, इसको मान लेते हैं कि ये W किलो न्यूटन पर मीटर है, ये हमारा बाउंस फोर्स है। इसको हम क्या कर ले रहे हैं, लाइन डायग्राम बना दे रहे हैं, बीम को कुछ इस तरीके से बना दे रहे हैं। देखिए ताकि आसानी से इसको और समझा सकें, आपको बना दिए। ठीक है, इसके बीचों बीच एक लोड लग रहा है 100 किलो न्यूटन का। अब क्या कर रहे हैं, इसकी लंबाई हम लोग मान ले रहे हैं L है। ठीक है, L मीटर इसकी लंबाई है। अब क्या देखिए, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे होगा क्या, ये W इंटू एल हो जाएगा, यूडीएल लोड की तरह W इंटू एल, ये ऊपर की तरफ काम करेगा, 100 वाला नीचे काम करेगा। यानी कि अगर बात कर लें एट इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था पर इसकी इंटेंसिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। W इंटू एल हो जाएगा, देखिए W इंटू एल, ये भी किलो न्यूटन में बराबर हो जाएगा 100 के। ठीक है ना, 100 किलो न्यूटन, क्योंकि नीचे लग रहा है, ये वाला ऊपर लगेगा, यानी इस इंटेंसिटी का मान हो जाएगा W 100/L किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है ना, वैल्यू रखेंगे तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो ये आपको इंटेंसिटी पता चल गई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ए पॉइंट से x डिस्टेंस पर, मतलब यहां से x डिस्टेंस पर सेक्शन x पर हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स निकालेंगे। ठीक है ना, तो जब शियर फोर्स निकालने जाएंगे तब क्या होगा, देखिए इसी चीज को हम लोग क्या है इधर बना ले रहे हैं। ठीक है, ये सेक्शन x हमारा हो गया, यूडीएल लोड नीचे से ऊपर की तरफ लगा है ये। ठीक है, ये दूरी हो गई हमारी x, ये पॉइंट हमारा A है। ठीक है, अब क्या, अगर शियर फोर्स निकालना तो इसको फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये हमारा W बराबर 100/L किलो न्यूटन। ठीक है, ये दूरी x है। अगर पॉइंट लोड में इसको कन्वर्ट आप करेंगे पॉइंट लोड में, तो देखिए क्या हो जाएगा, W इंटू AX हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा हमारा
नीचे से ऊपर की तरफ W इंटू AX, ठीक है। यानी कि W की जगह आप क्या करेंगे 100/AL रख सकते हैं, 100/AL हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इस सेक्शन पर हम शियर फोर्स निकाल लेंगे, मतलब इस जगह पर शियर फोर्स निकालेंगे। तो शियर फोर्स बराबर हमारा हो जाएगा एट x बराबर, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड है और ऊपर की तरफ डायरेक्शन है फोर्स का, तो उसमें जो शियर फोर्स का साइन लेते हैं वो पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो एक ही फोर्स है हमारा 100/L इंटू AX ऊपर की तरफ, ठीक है, और कोई फोर्स नहीं, तो ये हमारा हो गया शियर फोर्स एट AX, ठीक है। अगर आपको पॉइंट A पर शियर फोर्स निकालना है, अगर आपको पॉइंट A पर शियर फोर्स निकालना है तो सेक्शन आप क्या करें यहां लाएं, ठीक है, क्योंकि ये वाला इक्वेशन बता रहा है इस जगह पर शियर फोर्स। तो जैसे सेक्शन यहां आएगा x बराबर 0 करेंगे, तो जैसे x बराबर हम लोग 0 करेंगे शियर फोर्स एट A बताएगा, वो हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अगर आप सेंटर पर निकालना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सेंटर पर निकालना चाहते हैं तो सेक्शन को लाना पड़ेगा बिल्कुल सेंटर पर। जैसे सेक्शन को यहां लाएंगे x जो होगा वो L/2 के बराबर हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। एट इसको मिटा दे रहे हैं, देखिए एट x बराबर L/2, मतलब आप बात कर रहे हैं सेंटर की, सेंटर पर चले गए, सेक्शन आ गया यहाँ, तो यहाँ रखेंगे x बराबर L/2, तो हो जाएगा शियर फोर्स एट सेंटर, C लिख दे रहे हैं, ये हो गया हमारा फोर्स W मतलब 100/L, x के जगह L/2, L से L कट गया तो 100/2 करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 50 किलो न्यूटन, ठीक है। तो बीचों बीच जो शियर फोर्स होगा वो होगा हमारा 50 किलो न्यूटन, ठीक है। अगर हम सेक्शन इधर से लेते तो आप देखते नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स जाता है, ऐसे आपका इधर बनता सेक्शन, बस आपका क्या होता इधर आ जाता कुछ ऐसे। तो जब फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ जाता और लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड होता तो यही आप नेगेटिव लेते, ठीक है। उस समय जो शियर फोर्स डायग्राम रहता वो नीचे बनता। तो अगर इसका हम लोग SFD बनाए, शियर फोर्स डायग्राम बनाए, तब की बात कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग इसको मिटा करके बना दे रहे हैं, ठीक है। ये बीचों बीच सेंटर है, ठीक है। यहां पर ये अपना साइन चेंज करेगा, क्या है इसमें x दिख रहा है, अगर x बराबर 0 रखें तो यहां पर शियर फोर्स आ जाएगा 0, ठीक है। अगर x बराबर L/2 रख रहे हैं तो 50 आ रहा है, तो ऊपर से इक्वेशन दिख रहा है y बराबर mx, मतलब लीनियर ये चेंज होगा, तो यहां पर 0 और यहां पर जाकर के 50 होगा, ये होगा हमारा 50 और ये होगा 0, ये हो गया लीनियर, ठीक है। उसके बाद क्या करें, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं सेक्शन को उधर से मानते हैं तो तुरंत यहां पर अगर देखते तो यहाँ पर भी आपको 0 दिखाता, अगर उधर मानते तो फिर ये भी लीनियरली यहाँ तक 50 आता, फिर यहाँ पर आप देखते अपना साइन चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो बीचों बीच ये 50 किलो न्यूटन का दिखाएगा शियर फोर्स और किनारों पर ये क्या करेगा 0 दिखाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट आउट करेक्ट मैचिंग, ठीक है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन दिया है कैंटिलीवर बीम अंडर पॉइंट लोड, ठीक है। कह रहा है कैंटिलीवर बीम है, ये देखिए कैंटिलीवर बीम बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है पॉइंट लोड लगा है W, ठीक है। तब इसमें कितना डिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है जहां पर आपकी लोडिंग लगी हुई है, ठीक है। तो ये होता है हमारा PL3/3I, P की जगह यहाँ पर W दिया है तो WL3/3I, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दिया है WL3/48I, यानी ऑप्शन नंबर ए गलत है। अगर WL3/3I होता तो आपका आंसर सही होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कैंटिलीवर बीम अंडर UDL लोडिंग, ठीक है। यानी कि ये बीम बना हुआ है कैंटिलीवर, इस पर लोड लगा है UDL का W किलो न्यूटन पर मीटर का, ठीक है। इसमें कह रहा है जो डिफ्लेक्शन होगा, ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू दी गई है, ये जो डिफ्लेक्शन है y बराबर होता है WL⁴/ATI, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर पॉइंट लोड एट सेंट्रल, ठीक है। इसका जो है यहाँ बना दे रहे, देखिए कह रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके बीचों बीच लोड लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन होगा उसका मान, ठीक है, ये होता है WL⁴/48EI, ठीक है। ऑप्शन में देख रहे हैं WL3/384EI दिया है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है सिंपली सपोर्टेड अंडर UDL लोडिंग, कह रहा है एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, UDL लोड लगा हुआ है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा उसका मान होगा y बराबर होता है
5/384 और होता है WL⁴/EI, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दिया है 3, यहाँ 5 होता तो बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इन ए बीम ए सेक्शन कैरिंग ए शियर फोर्स F द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सेस, ठीक है। जहां पर न्यूट्रल एक्सेस होगा वहीं पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जनरेट होता है शियर फोर्स के कारण, ठीक है। अभी जस्ट पीछे हम इसको पूरा डिस्कशन किए हुए हैं, ठीक है। तो इनका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, द शियर फोर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इन द फॉलोइंग बीम इज, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बीम दिया हुआ है, ठीक है ना। एक जगह पॉइंट है, कोई ये पॉइंट है, यहीं पर क्या है, एक मोमेंट लगा हुआ है यम, ठीक है। यहीं पर पूछ रहा है कि शियर फोर्स कितना होगा, क्योंकि जहां पर मोमेंट लगेगा वहीं पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बनेगा, ठीक है। इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा कुछ इस तरीके से बनता है, तो इसी जगह पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर मिलेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहां पर शियर फोर्स कितना होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। क्वेश्चन में बीम दिया हुआ है, ये सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। ये दूरी आपकी L है, स्पैन की लंबाई L दे रखी है, यहाँ पर एक मोमेंट लग रहा है m किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, देखिए A लिख दे रहे हैं और इस पॉइंट को लिख दे रहे हैं B, सपोर्ट A सपोर्ट B। यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन RA आएगा और यहाँ पर सपोर्ट रिएक्शन आपका RB आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एट इक्विलिब्रियम RA + RB बराबर, कोई वर्टिकल लोड नहीं तो ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, B के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, मोमेंट अबाउट B, ताकि RA और RB निकाल सकें, ठीक है। मोमेंट अबाउट B बराबर 0 कर देते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। RA × B, देखिए B पर मोमेंट निकाल रहे हैं, RA इस पॉइंट को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, RA × L हो जाएगा। क्लॉकवाइज को हम लोग क्या किए हैं, पॉजिटिव मान लिए हैं, ठीक है। तो RA × L हो गया। उसके बाद देखिए आगे बढ़े, एक और मोमेंट है, इसका भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो उसको भी लिखेंगे क्लॉकवाइज बराबर 0, और कोई मोमेंट नहीं क्रिएट करेगा तो हो जाएगा RA बराबर ठीक है। तो यहाँ से RA का मान निकालेंगे, RA बराबर m को इधर भेजेंगे, माइनस हो जाएगा, नीचे हो जाएगा L, ठीक है। RA का मान हो जाएगा -m/L, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं शियर फोर्स, क्योंकि इसका मान पता चल गया -m/L, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, A से x डिस्टेंस पर क्या कर रहे हैं, एक सेक्शन ले रहे हैं x से x, यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स निकालेंगे, ठीक है। तो शियर फोर्स एट x से x, शियर फोर्स का डिफिनेशन यही होता है, सेक्शन के बाएं अथवा दाएं तरफ, हम लोग बात कर रहे हैं बाएं तरफ, सेक्शन के बाएं तरफ जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स होंगे उन्हीं का समेशन कहलाएगा शियर फोर्स एट x से x, ठीक है। तो देख रहे हैं एक फोर्स ऊपर जा रहा है, देखिए RA ऊपर जा रहा है, सेक्शन के बाएं तरफ है, ऊपर जा रहा है, तो इसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का RA, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते सेक्शन तक पहुंच गए, कोई फोर्स नहीं, कोई फोर्स नहीं मतलब 0 इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा RA का -m/L। ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है यहाँ पर शियर फोर्स, ठीक है। यानी कि ये सेक्शन जहां जहां जाएगा, ये सेक्शन जहां जहां जाएगा वहां वहां पर शियर फोर्स ये बताएगा। अगर ये सेक्शन क्या करें, A पर लाएं, जैसे A पर लाएंगे तो हमारा सेक्शन जैसे यहाँ पहुंचेगा तो x बराबर हमारा हो जाएगा 0। अब देख रहे हैं इसमें x नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसका वेरिएशन होगा नहीं, ये सेक्शन यहाँ आएगा तब भी शियर फोर्स जो दिखाएगा A पर वो हो जाएगा हमारा -m/L, ठीक है ना। अगर आप ले जाएंगे इस पॉइंट पर, मान लेते हैं इसको C कह दे रहे हैं, पॉइंट C पर ले जाएंगे तो यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो ये दूरी A के बराबर, x बराबर A रखेंगे, तो इसमें तो x तो है नहीं, कहीं नहीं रखना है, तो सीधे ये वैल्यू दिखाएगी आपका -m/L C पर भी। अगर आप यहाँ पर पहुंचेंगे B पर भी तो x बराबर आपको L रखना पड़ेगा, तो x तो है नहीं, तब भी यहाँ पर भी ये दिखाएगा हमारा m/L। मतलब इसका शियर फोर्स डायग्राम जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, m/L का नेगेटिव साइन, हर जगह जो शियर फोर्स होगा होगा हमारा m/L, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा m/L। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर पर भी m/L, A पर भी m, ठीक है, हर जगह m/L। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट अंडर एक्सियल टेंशन, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है,
ठीक है ना। सॉलिड सर्कुलर सॉफ्ट है, इसमें एक टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स आ रहा है, इसमें एक टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स के कारण कितना स्ट्रेन एनर्जी इसमें डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी इसमें डेवलप हो जाएगा हमारा कितना, 1/2, ठीक है, 1/2 P इंटू डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है हमारा एलोंगेशन, ठीक है। हम लोग जानते हैं, देखिए स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया यानी P की जगह हम लोग लिख सकते हैं P बराबर सिग्मा इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और जानते हैं, स्ट्रेन बराबर होता है डेल्टा अपॉन एल, यानी डेल्टा की जगह लिख सकते हैं डेल्टा बराबर एप्सिलॉन इंटू एल लिख सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेन बराबर होता है, देखते हैं अगर स्ट्रेस के साथ रिलेशन, तो स्ट्रेस बराबर होता है यंग मॉडुलस इंटू एप्सिलॉन, मतलब स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन यहाँ पर ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे डेल्टा बराबर सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, ठीक है। अब क्या देखिए, स्ट्रेन एनर्जी बराबर हम लोग क्या करेंगे, देखिए पी की जगह आपको रखना है सिग्मा इंटू ए, डेल्टा बराबर लिखना है सिग्मा अपॉन ई इंटू एल। तो इस जगह रखेंगे 1/2, ठीक है। पी की जगह रखेंगे सिग्मा इंटू ए और डेल्टा की जगह रखेंगे सिग्मा अपॉन ई इंटू एल, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, एक सिग्मा स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, देखिए ई नीचे है और 2 भी नीचे है, और इधर हो गया ए इंटू एल। ए इंटू एल का मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इसका लेंथ वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। क्वेश्चन में वॉल्यूम की जगह कहा है कि 1 होना चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा हमारा पर यूनिट वॉल्यूम सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण, ठीक है। लेकिन अगर इसमें शियर स्ट्रेस जनरेट होता तो ये होता हमारा टाउ स्क्वायर अपॉन 4g, ठीक है। तो ये हो जाता, लेकिन अभी क्वेश्चन में टेंसाइल स्ट्रेस दिया है तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग ए ट्रायंगुलर लोड ऑफ इंटेंसिटी W at the support and 0 at the free end, the slope of free end is given by, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक कैंटिलीवर बीम है, ये आपकी कैंटिलीवर बीम हो गई, ठीक है। उस पर क्या कह रहा है, यूबीएल लोड लगा हुआ है जिसकी इंटेंसिटी जो है फिक्स सपोर्ट पर W है और यहाँ पर आपका 0 है, कुछ इस तरीके से। ये तो क्वेश्चन है, ठीक है। ये लेंथ आपका एल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस लोड के कारण फ्री एंड पर कितना स्लोप होगा, ये दूरी आपकी एल दे रखी हुई है, ठीक है। यानी कि इसका डिफ्लेक्टेड शेप कुछ इस तरीके से होगा। यहीं पर आपका क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, स्लोप पूछा जा रहा है, ये थीटा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगर यूडीएल लोड लगा तो डायरेक्ट इसको आप याद कर सकते हैं, WL³ अपॉन 24 EI, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, द अलाउबल स्ट्रेस इन ए लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज्ड बाई इंक्रीजिंग दी, ऑप्शन ए है स्लेंडरनेस रेशियो, ऑप्शन बी है लेंथ ऑफ कॉलम, ऑप्शन सी है रेडियस ऑफ जायरेशन और डी है एसेंट्रिसिटी, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अलाउबल स्ट्रेस को आप क्या बढ़ा करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई लॉन्ग कॉलम है, देखिए लॉन्ग कॉलम है तो जो क्रिपलिंग लोड होता है, क्रिपलिंग लोड जो होता है लॉन्ग कॉलम के लिए वो होता है PC बराबर पाई स्क्वायर EI मिनिमम अपॉन इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि I मिनिमम बराबर होता है R मिनिमम का स्क्वायर, ठीक है। R क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। आप क्या करेंगे, I की जगह इसको यहाँ पर रख लेंगे, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर I की जगह R मिनिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई EL इफेक्टिव, ठीक है। A को हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर भेज देंगे PC, तो PC अपॉन A बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर E अपॉन, देखिए इसको नीचे कर रहे हैं L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज और हम लोग जानते हैं, लेमडा बराबर होता है स्लेंडरनेस रेशियो बराबर होता है L इफेक्टिव डिवाइडेड बाई R मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। तो ये हो जाएगा लोड अपॉन एरिया, ये हो जाएगा हमारा क्रिपलिंग स्ट्रेस अथवा अलाउबल स्ट्रेस बराबर
पाई स्क्वायर ई अपान लेमडा का स्क्वायर। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल के लिए ई का मान तो आप देख रहे हैं ई का मान जो है वो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो अगर लेमडा का मान आप क्या करें, घटा दें। देखिए अगर लेमडा का मान आप घटा देते हैं इस रिलेशन से तो सिग्मा सी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसका मान लेमडा का मान तभी घट सकता है जब आप क्या करेंगे, रेडियस ऑफ जाइरेशन का मान क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है ना, अगर आप क्या करें यल इफेक्टिव का मान बढ़ा देंगे तो लेमडा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि लेमडा का मान अगर बढ़ा दें तो सिग्मा सी का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लेमडा का मान बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू तो तुरंत घट जाएगी। ठीक है, तो लेमडा का मान नहीं बढ़ाना है। ऑप्शन 2 कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि कॉलम के लेंथ को बढ़ा दीजिए। अगर कॉलम का लेंथ बढ़ाएंगे तो इफेक्टिव लेंथ भी बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ेगा तो फिर लेमडा बढ़ेगा, अगर लेमडा बढ़ेगा तो फिर ये क्या करेगा, घट जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ जाइरेशन को इंक्रीज कर दीजिए। रेडियस ऑफ जाइरेशन को इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, लेमडा का मान घटेगा। जब लेमडा का मान यहाँ घटेगा तो सिग्मा सी का मान क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि रेडियस ऑफ जाइरेशन को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो फिर कॉलम का जो अलाउबल स्ट्रेस होगा, मतलब लोड सहने की जो क्षमता होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि रेडियस ऑफ जाइरेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए पिन जॉइंट प्लेन स्ट्रक्चर टू बी स्टैटिकली डिटर्मिनेट द नेसेसरी कंडीशन इज वेयर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रस है, पिन कनेक्टेड स्ट्रक्चर का मतलब होता है हमारा ट्रस है। ठीक है ना, कह रहा है ट्रस कब स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रक्चर स्टैटिकली डिटर्मिनेट तब होता है जब टोटल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी 0 हो जाए अथवा 0 से कम हो जाए। ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी जो होती है, टोटल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी होती है एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेंसी प्लस इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी। ठीक है, एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेंसी होती है R माइनस ई। R जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन। अगर इसमें आप सपोर्ट दे रखे, देखिए इधर आप हिंज लगा दे रहे हैं, इधर आप रोलर लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो हिंज पर क्या होगा, हमारा 2 नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन होते हैं, रोलर पर 1, तो R बराबर आपका हो जाएगा 3। ठीक है, तो R यहाँ पर बता रहा है नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, E है नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होता है 2D के लिए होता है 3, Fx Fy और मोमेंट इन जेन डायरेक्शन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। ठीक है, तो E हो गया। उसके बाद इंटरनल इंडिटर्मिनेंसी होती है m माइनस 2j माइनस 3 होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से m है नंबर ऑफ मेंबर, 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर। ठीक है, ज्वाइंट 1 2 3 ज्वाइंट। ठीक है, 3 तो रहेगा ही रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे m फिर लिखेंगे माइनस 2j माइनस 3, ब्रैकेट तोड़िए जरा, R माइनस सी, ई की जगह आपको क्या करना है 3 रख देना है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो रख दे रहे हैं 3। ठीक है, प्लस m रहेगा माइनस 2j और ये माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये काट देंगे इससे, तो हो गया R प्लस m माइनस 2j। ठीक है, अगर इसी की वैल्यू 0 अथवा 0 से छोटा हो जाए तो स्ट्रक्चर हमारा डिटर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी 0 हो जाए तब कहेंगे स्ट्रक्चर जो है डिटर्मिनेट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2j को उधर भेजेंगे, m प्लस r बराबर हमारा हो जाएगा 2j। ठीक है, अगर ये वाला कंडीशन आपका फॉलो होता है तो स्ट्रक्चर आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेट होगा, वरना अगर ये 0 से बड़ा आ जाएगा तो कहेंगे इनडिटर्मिनेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है द सिंपलेस्ट ज्योमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए ट्रस इज, हिंदी है इसका, एक कैंची का सरलतम ज्यामितीय आकार होता है। पहला ऑप्शन है ट्रेपीजियम, ऑप्शन बी कह रहा है स्क्वायर, ऑप्शन सी कह रहा है ट्रायंगल और ऑप्शन डी कह रहा है पैरेललोग्राम। ठीक है ना, तो पहले हम स्क्वायर से आपको बता देते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो किसी भी स्ट्रक्चर का जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ टोटल इंडिटर्मिनेंसी 0 हो अथवा 0 से ज्यादा हो, ठीक है ना, तब जाकर के स्ट्रक्चर को कहा जाता है कि स्टेबल है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है,
एक ट्रस ले रहे हैं जिसका शेप जो है ट्रायंगुलर है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट दिया गया, एक तरफ हिंज एक तरफ रोलर, यानी सिंपली सपोर्टेड है, ठीक है। यहाँ मेंबर 1 2 3 एम बराबर यहाँ पर 3 मेंबर है। ज्वाइंट भी आप देखेंगे तो 1 2 3 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सपोर्ट रिएक्शन, हिंज पर 2 रोलर पर 1, तो आर बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3। इक्विलिब्रियम इक्वेशन होते हैं हमारे 3, ठीक है। टोटल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी देखें तो एक्सटर्नल बराबर होगा आर माइनस ई, आर बराबर हमारा है यहाँ पर 3 और ई बराबर भी 3, तो हो गया एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी 0। इंटरनल निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए एम माइनस 2j माइनस 3, एम बराबर 3 है, माइनस 2 गुणे देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ज्वाइंट यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, माइनस 3 तो हो जाएगा 3 माइनस 3 दूना 6 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 बराबर 0। तो डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी इसकी जो है 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो होगा डिटर्मिनेट होगा और स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप स्क्वायर बना दें, अगर आप स्क्वायर बना देते हैं, कुछ इस तरीके से बना देते हैं ट्रस को, ठीक है, और यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, एक हिंज दे रहे हैं और एक रोलर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर भी देखेंगे सपोर्ट डायरेक्शन 2 इसके पास, रोलर के पास 1, तो आर बराबर आपका 3 हो जाएगा, तो एक्सटर्नल हो जाएगा हमारा 0। इंटरनल देखें, देखिए यहाँ पर 4 मेंबर हो गया और ज्वाइंट देखिए 4 हो गया, 1 मेंबर 2 मेंबर 3 और 4 मेंबर, ज्वाइंट 1 2 3 4 ज्वाइंट हो गए, ठीक है। तो मेंबर की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 4 लिख लेंगे, एम बराबर 4, फिर माइनस करेंगे 2 गुणे, ठीक है, 2 गुणे ज्वाइंट कितने दिए हैं 4, माइनस 3 करेंगे, तो 4 माइनस 4 दूना 8 माइनस 3, तो ये हो गया 4 माइनस 8 में से 3 जाएगा 5, तो ये हो गया 4 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, -5 घटा रहे हैं तो -1 बचेगा। टोटल डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी क्या हो जाएगी, स्क्वायर के लिए -1 हो गई, यानी कि जो ट्रस बनाएंगे वो अनस्टेबल होगा। तो यदि आप स्क्वायर ट्रस बनाएंगे तो फिर क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, तो ये परफेक्ट तो हमारे लिए होगा ही नहीं, तो ठीक है। तो ट्राइंगल होगा। अगर ट्रेपेजियम की बात करें, मतलब ट्रेपोजाइडल, कुछ इस तरीके से कह रहे हैं, तो इसमें भी मेंबर 4 हो गए और ज्वाइंट आपके 4 हो गए, तुरंत यही रिजल्ट आएगा, ये भी अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैरेललोग्राम कह रहे हैं, तो पैरेललोग्राम इस तरीके से होता है, इस तरीके से होगा। इसमें भी ज्वाइंट 1 2 3 4 हो गए, मेंबर भी 4 हो गए, फिर ये रिजल्ट आएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल केवल आपका ट्रायंगुलर शेप आ रहा है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रायंगुलर सेक्शन, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, फॉर ए बीम कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कामा द स्ट्रेन एनर्जी विल बी मैक्सिमम इन केस द बीम एज, ठीक है, हिंदी है। एक दंड के लिए जो एक समान वितरित भार ले जा रहा है, विकृत ऊर्जा किस प्रकार की स्थिति में अधिकतम होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ऑप्शन बी है फिक्स्ड एट बोथ एंड, सी है कैंटिलीवर और डी है हमारा सिंपली सपोर्टेड, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि किस बीम के केस में मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेन एनर्जी बराबर होता है मोमेंट का स्क्वायर dx अपान 2EI, 0 से L तक आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। आप यहाँ देख रहे हैं कि स्ट्रेन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेंडिंग मोमेंट अथवा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। यानी कि जिस बीम के केस में बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, उसी बीम की जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो कैंटिलीवर बीम होगा उसमें जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम में ही जो स्ट्रेन एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, द बीम शोन बिलो इज इनडिटरमिनेट ऑफ डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो बीम दिया गया, देखिए इधर फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पर आपका एक रोलर है और यहाँ पर भी आपका रोलर है, ठीक है। पूछा जा रहा है डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी, ठीक है। डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी पूछी जा रही है, तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल इनडिटरमिनेंसी प्लस इंटरनल, ठीक है। अगर ओपन लूप है बीम है तो उसके लिए इंटरनल इनडिटरमिनेंसी 0 होती है, एक्सटर्नल हो जाएगा आर माइनस ई। आर का मतलब है नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, तो फिक्स पर 3 रिएक्शन होते हैं, रोलर पर 1 और यहाँ पर भी 1, तो हो गया 3 2
5, r बराबर 5, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होते हैं तो हमारा हो जाएगा 2। तो इसकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी हो जाएगी 2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है द एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ए क्लोजली हेलिकल स्प्रिंग अंडर एन एक्सियल टॉर्क इज गिवन बाई। ठीक है ना, ऑप्शन ए है 64 टी डी एन अपान ई डी की पावर 4, ऑप्शन बी है 32 टी डी एन अपान ई डी की पावर 4, ऑप्शन सी है 32 टी डी एन अपान ई डी की पावर 4 और ऑप्शन डी है 64 टी डी एन अपान ई डी की पावर 4। ठीक है ना, जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम आपको पढ़ाएंगे तो इसमें स्प्रिंग जब पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन का सलूशन बचने का। ठीक है ना, तो इसमें जो थीटा का मान होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ये हमारा 64 टी डी एन अपान ई डी की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए जी। ठीक है, ये स्मॉल डी जो है ये तार का बना हुआ है स्प्रिंग, उस तार का डायमीटर, ऐसे जो गोल गोल होता है जो तार उसमें देखते हैं उसका क्रॉस सेक्शन, उसका डायामीटर है। ठीक है, और जो स्प्रिंग आपका ऐसे 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 बना हुआ उसका डायामीटर ये कैपिटल डी होता है। ठीक है, और ये बहुत सारे ऐसे लूप बने रहते हैं, जो लूप बने हुए हैं ऐसे ऐसे उनके नंबर ऑफ लिंक्स रहता है, एन से डिनोट करते हैं, और टी हमारा टॉर्सन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। जब स्प्रिंग कभी पढ़ाएंगे तो आपको वहां पर ये बता देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।